हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल में। अगर आपको भी पसंद है जिन, जिन्नात, चुड़ैल वगैरह की कहानियाँ, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब कि उस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें भेजी है गोपाल ने। गोपाल जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि मैंने आपको जो भी कहानी भेजी है वो सारी, और उसमें से जो बातें बताई गई है उसमें से हर एक पॉइंट ऑफ व्यू सच बात से वाकिफ़ है, जो कि आपको कहानी सुनते वक्त समझ ही आएगा। तो चलिए मैं आगे सुनाने वाली कहानी पूरी की पूरी गोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं गोपाल जी की कहानी की ओर। हाय, मेरा नाम गोपाल है। मैं भोपाल में बिलोंग करता हूँ। भोपाल में एक छोटा सा हमारा कस्बा है, जिस कस्बे में हमें नाना कस्बा या नाना पेट से भी जानते हैं। वहाँ पर मुझे रहते हुए लगभग आज करीब से करीब 58 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब कि मेरे शादी होकर मेरे 3 बेटे 2 बेटियाँ और मैं अभी बूढ़ा भी हो चुका हूँ। लगभग बताया जाता है कि मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो मेरे भी दादा के दादी के साथ घटा था। मतलब आप सोच सकते हो मैं आपको कब की कहानी कब सुनाने वाला हूँ। बट ये कहानी पूरे भोपाल में फेमस है, जो कि मेरे ही दादा के दादी के साथ घटने वाली थी, जिससे दादा और दादी पूरे रूबरू नहीं थे। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी। उस वक्त मेरी दादी की एज कुछ 9 साल रही होगी। उन दिनों बहुत कुछ मतलब भूत प्रेतों का बहुत सारा डसेरा रहता था। लाइट्स वगैरह नहीं थी लोगों के घरों में, इसलिए शायद अभी लोग कहते हैं कि हर एक घर में लाइट होने के कारण वहाँ भूतों का डेरा नहीं आ सकता। लेकिन क्या हो, अगर पूरी दुनिया की लाइट 10 दिन के लिए चले जाए तो क्या भूत वापस आ सकते हैं हमारी बिलोंग लाइफ में? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ता हूँ। तब मेरी दादी 9 साल की रही होंगी। उनके गांव में पूरा अकाल पड़ चुका था। मतलब पूरे गांव में कहीं पानी की एक बूंद तक नहीं आई थी। इसलिए वो गांव भी बहुत गरीब हुआ करता था। मतलब पहले तो गांव में पानी नहीं, और गांव में लोग करते क्या है, कर करके तो गांव में लोग खेती ही करते हैं। खेती बाड़ी में तो लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था, लेकिन लोग खेती बाड़ी की सेवा करे भी तो और क्या। सो पानी नहीं, खेती नहीं, पैसे नहीं। सो लोगों को 4-4 किलोमीटर दूर पैदल जाकर पानी लाना पड़ता था। और उन दिनों उस पानी के लिए लोग एक दूसरे को मार भी सकते थे और मारने के लिए भी तैयार थे। उन दिनों लोगों ने कुछ कुछ कर कर ऐसे वैसे, किसी ने अपने बेटी के पैंजन, किसी ने अपने बहू के दागिने, किसी ने जेवर, किसी ने अपनी पूंजी जमाई हुई, सब एक साथ गांव वालों ने इकट्ठा की और सारों पैसे मिलाकर एक बोरवेल करने का शुरुआत किया। और आगामी दिनों में उन्होंने एक बोरवेल मशीन बुलाकर पूरे गांव को बीचों बीच एक सबसे बड़े पानी दिखाने वाले सिद्ध मांत्रिक से एक बोरवेल लगाने की शिकायत की। उस मांत्रिक ने बताए अनुसार वहां पर बोरवेल को स्टार्ट किया गया। बोरवेल लगभग 200 या 250 फुट गया होगा कि पानी लगा। बहुत सारा पानी ऊपर आया। गांव वाले बहुत चहक उठे। बस गांव वालों ने कहा, और उस मांत्रिक ने भी कह दिया था कि अगर बोरवेल 350 फुट तक जाएगा तो और भी पानी आने की संभावना है। सो गांव वालों ने भी उन्हीं की सुनी और 350 फुट बोरवेल लेकर गए। और आश्चर्य की बात थी कि पानी भी डबल हुआ। तो गांव वाले और खुश हुए और गांव वालों ने सोच लिया बस अब और हमें दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बस अब हमें और कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये सब सुनकर गांव वाले भी बहुत चहक उठे। बट दूसरे दिन गांव वालों ने और कुछ चंदा जमा करके एक पंप लाया, जो कि पंप हम गांव के बीचों में आज भी देखते हैं, जिससे लोग
हैंडपंप कहते हैं, जहाँ से अपने हाथों से पानी खींचकर ऊपर लाना पड़ता है और अपने घरों में लेकर लोग जाते हैं पीने के लिए। बस हैंडपंप लगाने में 3 दिन लगे। चौथे दिन सबसे पहले 8 बजे तक किसी ने हैंडपंप को हाथ तो नहीं लगाया था। 8 बजे से लोगों की लाइनें शुरू हो गई और जैसे ही पहले हैंडपंप हिलाया गया तो लगभग 2.25 घंटे तक या 4 घंटे तक लगातार लोगों ने हैंडपंप हिलाते रहे, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं उन्हें नसीब हुई। लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया था कि यार ये पहला ही पंप, इतना सारा पानी लगा था, पानी आखिर गया कहाँ। और 6 लोगों ने लगातार 6 दिन तक वहां पर प्रयास किए, लेकिन पानी की एक बूंद भी बोरवेल से बाहर नहीं आई थी। तब जाकर हमने बोरवेल वालों का, जिन्होंने बोरवेल वहां पर लिया था, उन मशीन वाले लड़कों का कहना था कि अभी तक तो हमने जितने सारे भी बोरवेल्स लिए हैं उनके हिसाब से तो यहाँ पर बहुत सारा पानी लगा है और पानी ना आने की कोई संभावना ही नहीं है। यहाँ पर तो पानी आना ही आना चाहिए था। और हैंडपंप वालों ने भी बोल दिया था कि हैंडपंप तो बिल्कुल ठीक ठाक लगा है, बट पानी ही नहीं होगा नीचे। बस अब और क्या सुनना था किसी से। हैंडपंप के पास जाना भी लोगों ने बंद ही कर दिया। सारी उम्मीदें टूट गई थी। तभी सुबह 6 बजे उन्हीं के गांव का कोई रामू नाम का एक पागल लड़का दौड़ते हुए आया और बोला, ये देखो हैंडपंप से काली मिट्टी बाहर आ रही है। तभी उन सभी ने जाकर वहां पर चेक किया तो सचमुच में हैंडपंप हिलाने पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ सूखी रेत और मिट्टी ही बाहर आ रही थी। ये देखकर सब लोग चौंके और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बस और कुछ तो देखना बाकी नहीं ही था। तभी गांव के पंडित जी ने वहां पर आकर देखा और वो बोले, यहाँ पर किसी न किसी बुरे शक्ति का वास है। तभी गांव वालों ने और पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर अगर कोई बोरवेल के पास और बोरवेल के पंप के पास भी कोई जाना मना कर दो सबको, कि कोई बोरवेल के और पंप के पास नाच से बाद नहीं जाएगा। बस वहां पे पंडित जी ने कोई जादुई और मांत्रिक धागे बांध दिए और वहां पर चारों तरफ बोरवेल के एक धागे से उसे चौकन्ना कर दिया, ताकि कोई भी उस धागे को पार करके बोरवेल के पास ना जाए। लेकिन एक दिन श्याम नाम का लड़का, जो कि बहुत सारे दारू पिया करता था, वो दारू पीकर उसी बोरवेल के रस्सी के आसपास जा रहा था कि तभी उसने देखा कि बोरवेल पर एक औरत पानी भर रही है, जो कि असली पानी से अपने घड़े भर भर के ले जा रही है। ये देखकर श्याम ने उसे 2 बार पुकारा, ए कौन है रे, ए कौन है रे तू। बस यही सुनते उस औरत ने जैसे उसकी तरफ पलट के देखा तो श्याम ने उसका चेहरा देखकर उसकी चौकन्ना फट गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस और कुछ नहीं सुनना था कि श्याम और पागल होके गांव में पूरे चहक उठा। तभी ब्राह्मण ने आकर और गांव के पुजारी ने आकर देखा। पुजारी ने तो जाने से पहले ही कह दिया कि जरूर राम ने वो जो मैंने बंधन लगाए थे चारों तरफ से, वो रामू ने पिए के नशे में तोड़ दिए होंगे और वो अंदर चला गया होगा, इसीलिए उसे ऐसा वहम हुआ होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं, वहम वगैरह कुछ नहीं था। जब पंडित जी ने वहां पर जाकर चेक किया तो वहीं पर सब का सब जैसे कि तैसा ही था, बट वो धागे भी कहीं से टूटे हुए नहीं थे। तो रामू अंदर तक गया कैसे और वापस आने पर धागे जैसे थे वैसे कैसे रहे। इसी बात पर पंडित जी भी बहुत घबरा गए, क्योंकि पंडित जी का कहना था कि ये धागे ऐसे थे कि जिन्हें कोई भी कितनी भी ताकतवर बुरी शक्ति क्यों ना हो, वो इस धागे को कभी छू नहीं सकेगी। लेकिन ये तो पंडित जी के लिए सबसे बड़ा और एक घोटाले वाला प्रश्न खड़ा करने वाला सवाल था कि आखिर कैसे कोई इस धागे को तोड़कर अंदर जा सकता है। इसे बस इंसान ही तोड़ सकता था, तो ये आत्मा इसे कैसे तोड़ सकी। इसके पास, पंडित जी के पास इसका कोई सवाल नहीं था और जवाब भी नहीं था। बस लोगों ने वहां डर कर जीना शुरू कर दिया। उस बोरवेल के पास कोई जा नहीं रहा था। तीसरे दिन किसी ने कहा कि बस करो, अब इस बोरवेल को हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जीने से अच्छा तो मरना ही सही रहेगा इस गांव में।
उस दिन से वहाँ उस बोरवेल के पास से बहुत लोग गुजरते, लेकिन बस अपनी आंखों में पानी लेकर गुजरते, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी पीने के लिए एक पानी की बूंद तक नहीं बच रही थी। और सारे गांव वाले रोकर उनका बुरा हाल भी हो रहा था। बस उसी दिन पंडित जी ने उनसे कहा, एक काम करो, हम बोरवेल की पूरी सामग्री और पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि जो भी मेरे बड़े और मेरे शिष्य हैं उन्हें मैं सबको लेकर सबसे बड़ी यहाँ पे पूजा करवाऊंगा, जिससे कि कुछ ना कुछ तो हल हमारा हो ही जाएगा। ये बात सुनकर सब गांव वाले खुश हो गए और वहां पर उन्होंने करना शुरू कर दिया। पहले आधा घंटा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहां पर किसी को पंडित जी ने कहा कि तुम अब हैंडपंप चलाना शुरू कर दो। जैसे किसी ने हैंडपंप चलाना शुरू कर दिया तो हैंडपंप से बहुत ही सड़ी गली बदबू आनी शुरू हो गई, जैसे कि कोई बरसों से कोई जानवर उसमें मर के पड़ा हुआ हो। बस इतनी गंदी बदबू पूरे गांव में फैल गई। वहां से सबसे पहले तो उस बोरवेल से कटे फटे टुकड़े बाहर पर गिरने लगे, जिसे देखकर गांव वालों की तो उल्टियां निकलने लगी। पंडित जी ने कहा कि जो भी गर्भवती महिला वगैरह होगी उन सबको अपने अपने घरों में भेज दो, और यहाँ पर किसी छोटे बच्चे को भी रुकने के लिए मना कर दिया। और बस आधे घंटे तक वो हैंडपंप चला। उस हैंडपंप से किसी औरत के टूटे हुए हाथ, उंगलियां, पैर, बालों के गुच्छे, दांत, ऐसी गंदी गंदी चीजें बाहर आने लगी जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। तब पंडित जी ने जाकर उन सभी को, अपने गुरु को भी उस बात में बताया, और पंडित जी के गुरु ने वहां पर आकर उस बात का तसत्य किया। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही निजी मामला नहीं है, इस मामले में बहुत ही खतरनाक मामला हो चुका है ये। तो पंडित जी ने कहा कि गुरुजी, इसका कोई तो जवाब जरूर मिलेगा ना हमें। तब पंडित जी के गुरुजी ने कहा कि जी, ये बहुत ही बड़ी हुई गुत्थी हुई सुजली है, जिसे हमें सुलझाना पड़ेगा। और आकर जाकर उन्होंने यही चेक किया। उस दिन उन्हें पता चला, और पंडित जी ने उनके गुरुजी से जो सीखा था उन 3 दिनों में उन्होंने पूरा सीख लिया, और वहां पर जाकर ध्यान में बैठ गए। 15 मिनट बाद गुरुजी ने आंखें खोली तो उनके आंखें फटे के फटे रह चुके थे, क्योंकि उन्हें जो उसके बाद जो उन्हें पता चला था कि किसी शादीशुदा नहीं, बल्कि जिसकी शादी होने वाली थी, किसी उससे ऐसी लड़की को किसी ने रेप कर वहां पर ही दफनाया था, जो कि लड़की पूरे गांव वालों से बदला लेना चाहती थी उस बात का। इसीलिए उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया था कि पूरे गांव वालों को भी पता चल सके कि क्या एक लड़की के साथ ऐसा होना सही है या गलत। और वो इसी बात की पूरे गांव वालों को सजा दे रही थी, जो कि एक तरीके से सही भी थी, क्योंकि लड़कियों को अच्छी तरीके से रखना। और बाद में गुरुजी ने सबको कहा कि ये किसने किया है, वो खुद से होकर आगे आए। एक दिन गया, 2 दिन गए, और तीसरे दिन दूसरे गांव का एक आदमी गुरुजी के पास भागते हुए आया, और उसने सारी बात गुरुजी के सामने ठान दी। तब गुरुजी ने कहा कि तुमने जो भी किया बहुत बुरा बर्ताव किया है, तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई है, और तुमने उस लड़की के साथ जो किया उसकी तुम्हें सजा भी मिल सकती है। लेकिन उस लड़की ने किसी को भी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, ये सबसे बड़ी बात थी बस, और तो कुछ नहीं हो सका। लेकिन उस लड़की को इतना सारा दुख जिसने दिया था, तब उस आदमी से पूछा गया तो उसने बताया कि उस आदमी ने उसका रेप कर उसे 3 दिन तक उसके साथ वो असहनीय कर पाया, और फिर उसे दफनाया, उसने वहीं पे दफनाया था। ये सब सुनने के बाद शायद गुरुजी ने उसे आत्मा को पूरी तरीके से मुक्ति दे दी, और उन दिन से गांव में पानी भी आना शुरू हो गया। उस बोरवेल से भर भर कर पानी आया,
और उस आदमी की भी अगले 3 दिन में बहुत रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई, जिसका कोई भी सुराग आज तक भी नहीं मिल सका। और गुरुजी ने यह भी बताया कि शायद वो लड़की गांव वालों को ये बताना चाहती थी कि ऐसा करना बहुत गलत है और जो भी ऐसा करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ गंदा ही सलूक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो कि हमें शामराव कर्नाटक से भेज रहे हैं, जिनका कहना है कि वो हमें जो कहानी बताने वाले हैं उसमें से भी एक वर्ड ना वर्ड पूरा सच्चा है, जो कि वो हमसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम शामराव जी की कहानी की ओर। सो लेट्स गो स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शामराव है। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसमें का वर्ड ना वर्ड पूरा सच्चा है। किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन जिसने उस घटना को अनुभव किया है, उस घटना पर जिसने काबू पाया है, जिसके साथ वो घटना घटी है, उसी को पता होता है कि उस घटना के बारे में, और दिल में जो धड़कन बढ़ रही होती है उस धड़कन पर हाथ रखने से भी क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या घटा था। उन दिनों में कॉलेज में सबसे टॉपर तो नहीं था, बट मेरे को सर और मेरे मैडम्स भी मुझे कहा करते थे कि तुम ज़रा ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो इस बार ज़रूर टॉप करोगे। तो मैं उन्हीं पर कहे गए प्रश्नों के उत्तर और आंसर्स बहुत सही सही देता था, जिसकी वजह से मैं स्कूल में टॉपर आना चाहता था। लेकिन नहीं, मुझसे भी एक लड़की आ गई थी जिसका नाम रेखा था, जो मुझे बहुत पसंद करती थी। लेकिन भगवान को जैसे कहते हैं ना, असली और सच्चा प्यार किसी को नहीं मिलता। वो भी धीरे धीरे मेरे प्यार में घिरने लगी। एक दिन हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया, और खुशी की बात तो ये थी कि वो भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर गई। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, बस मेरे दिल दिमाग में बस वही सहमी हुई थी कि हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से प्यार करता रहूँगा। मेरे माँ बाप की भी बहुत सारे मेरे तरफ से इच्छाएं थी, जो कि मैं सब भूल गया और वो भी भूल गई थी कि उसके भी पेरेंट्स से उससे कोई ना कोई तो बिलोंग्स होगी ही। बट इतना सब कुछ होने के बाद हम दोनों प्यार के मामले में फंस गए। लेकिन कभी ना कभी तो इसका एंड होने वाला ही था। हर लड़की की तरह वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अकेला गिर गया। लेकिन मैं भी बहुत पागल था। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सबसे दूर चला जाना है। मैंने कई दिन के लिए घर वालों को कहा कि मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं सब लोगों से अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने वहीं से कर्नाटक से दूर 300 किलोमीटर पर एक कस्बा पड़ता है, जहाँ पर मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया, जहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ दिन यहाँ पर बिताऊंगा तो मैं शायद ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा सदमा लग चुका था। मैंने उस फ्लैट में एक कमरा लिया जिसमें 4 कमरे थे। फ्लैट का भाड़ा कुछ 6,000 रुपये था और नीचे वाले मंजिली पर उसकी मालिक वो बूढ़ा हुआ औरत रहती थी। बस और तो कुछ नहीं, सब ठीक था। बट मेरे मन में बस उसी की यादें आती रहती थी। दिन ब दिन मेरी हालत बुरी होती जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सेहत वगैरह बना ही लूँ, ताकि कुछ ना कुछ तो मेरे लिए ही अच्छा होगा। सो मैंने यही सोचकर ऊपर से टेरेस से देखा तो नीचे एक ग्राउंड था, जहाँ पर मैंने रोज जाकर कसरत करने की ठान ली। वहाँ पर दिन भर और रात के 12 तक वहाँ पर लोग रहते थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं 12 और सुबह के 4 के बीच में ही जाऊँगा। इसलिए मैंने 2 बजे का टाइम सेट कर लिया। मैं दूसरे दिन रात के 2 बजे पानी की बोतल और मेरी रोप लेकर वहाँ पर चला गया। मैंने थोड़ी देर दौड़ लगाई तो मुझे एक टक 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 जैसी मुझे आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी लोहे पर वार कर रहा हो। लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ पर एक लोहे का कूड़ेदान है जिसमें से ये आवाज़ आ रही थी। लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से सुना था कि
लोहे के कचरे के कूड़ेदान के दूसरी तरफ से वो आवाज़ आ रही थी, जिस तरफ घना जंगल था। मैंने खुद को समझाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन मैं खुद को बहुत देर नहीं समझा सका। मैंने धीरे धीरे पिछले कदम 2 ही बढ़ाए कि मुझे फिर से टक टक आवाज़ आ गई। मैंने कुछ नहीं सोचा, वहाँ से इतनी गंदी तरीके से दौड़ लगाई कि मैं बस रूम में जाना चाहता था। मैं रूम में नहीं जा पका, लेकिन मेरे पीछे भी आवाज़ आ रही थी भागने की। मेरे साथ में साथ किसी की न किसी की तो आवाज़ आ ही रही थी। मेरी छाती बस फूटकर बाहर ही आने वाली थी कि मैंने अपने घर में जाकर देखा तो मैं अपने घर में पहुंच भी गया, जहाँ कि मैं फ्लैट में अकेला रहता था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा लगाया तो मेरे दरवाजे पर नॉक होना शुरू हो गया, टक 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 टक, जैसे कि 2-2 मिनट पर कोई मेरे दरवाजे पर आकर लात और घूंसे मारने लगा। मैं बहुत डर गया। उस दिन से दोस्तों मैं अभी ये कहानी आपको भेज रहा हूँ, जबकि मैं ये कहानी अभी रात के 3 बजे लिख रहा हूँ और मेरे दरवाजे पर भी नॉक हो रहा है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में बताना ज़रूर भूलना। दोस्तों मेरा नया YouTube चैनल है, अगर आप भी मुझे चाहते हो, मतलब कि अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।